नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इस सैंपल पेपर के आंसर को करने वाले हैं। ठीक है, जो शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए हैं एनुअल एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये क्लास 9th के लिए है। प्यारे बच्चों, विषय है सामाजिक विज्ञान, यानी कि सामाजिक विज्ञान में हम इसके सारे आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो 20 क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। ठीक है, ये जो सैंपल पेपर है आपके एग्जाम में यूजफुल होगा, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हो या इवनिंग शिफ्ट में। सारे सैंपल पेपर के आंसर जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी सैंपल पेपर से पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि हिटलर के प्रचार मंत्री का क्या नाम था। तो हम जल्दी फास्ट करेंगे क्योंकि जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हिटलर के जो प्रचार मंत्री थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था ग्योबल्स, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कारण कथन वाला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना, यानी कि दो स्टेटमेंट है, दोनों को आपको पढ़ना है और देखना है कि दोनों क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये संकल्पना पहला है कि समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, समाजवादी जो है निजी संपत्ति का विरोध करते हैं। सेकेंड कह रहा कि संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कि अभिकथन एवं कारण दोनों सही है और अभिकथन की सही व्याख्या करता है कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसने इंडियान यानी कि अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये किसने प्रयास किया था, तो ये रॉबर्ट ओवन ने किया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के आंसर को कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों यहाँ पर कि उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो है रिक्त स्थान में आपको फिल करना है इन चारों में से। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है 4 में कि 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर डैश शासन था। तो किसका शासन था आपको बताना है, तो आप सभी जानते हैं। तो उस समय जो शासन था जार निकोलस सेकेंड का शासन था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बी को आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। यहाँ पर नीचे दी गई जानकारी के आधार पर ध्यान देंगे, क्या कहा जा रहा है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान करना। ठीक है, नदी की पहचान कीजिए एवं सही विकल्प का चयन करना आपको। तो यहाँ पर पहला बताया गया कि इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील से है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं इनमें कौन कौन सी है, जास्कर है, नुब्रा है, सियोक है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से इसकी जो है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब देखेंगे तो इस विशेषताओं के आधार पर कौन सी नदी सही होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि सिंधु नदी सही हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 5 में राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, आप यकीन नहीं मानेंगे वीडियो देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन तैयार जाएंगे। कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन के आंसर को लिखने में बहुत समय लगता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट वाले, जो वन लाइनर वाले, इनके आंसर को लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि लूनी नदी बहती है, यानी कि लूनी नदी कहाँ पर बहती है आपको मालूम होना चाहिए। तो लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल में बहती है, यानी कि भारतीय मरुस्थल कहाँ पर है, ये आपके कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में डी सही है। ठीक है, चलिए अब 7 क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए मिलान करना आपको है, स्तंभ क का मिलान स्तंभ ख से करके उचित विकल्प का चयन करना है। अब इनका जो मिलान है स्तंभ क का स्तंभ ख से करना है। तो चलिए देखते हैं। ये में कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या सही होगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर जब देखेंगे तो क्या होगा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये है बिहार। ठीक है, केरल किसमें होगा, सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, केरल है।
और बी अरुणाचल प्रदेश किसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, यानी ए का जो सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब देखेंगे जो इसमें ए दिया है ना, ए का जो सही हो जाएगा आपका ये केरल का सही हो जाएगा ये, अब बिहार का हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो इसमें जब देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप, क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारियों को पढ़िए और उसके लिए सही परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। तो ये है जानकारी को पढ़ना है। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार से भी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। तो ये जो लिखा गया है इससे कोई शब्द बनता है, किसके बारे में कहा गया है या किसकी परिभाषा है, आपको इन चारों में से चूज करना है। तो यहाँ पर जब देखेंगे आप तो ये जो कहा गया है धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है। तो लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण किया गया है अनुसूचित जाति के लिए वो 79 है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 79। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्यारे बच्चों। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 फिर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दो कार्य कथन दिया गया है, दोनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन को हम देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, बिल्कुल सही है। सेकेंड कह रहा है कारण करा कि ग्वांतानामो बे पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण था, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। लेकिन जो क्या है कारण जो है अभी कथन की व्याख्या नहीं करा, दोनों अलग अलग सही हैं। तो इस आधार पर देखा जाएगा तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अभिकथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है, यानी आपको बताना कि कौन सा जो तर्क है लोकतंत्र के सपोर्ट में है। ठीक है, पहला है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। सेकंड कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छे से सुलझाती है, बिल्कुल ये भी सही कहा जा रहा है। थर्ड कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। अब देखिए 1 2 3 सही है, तो ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी में है, यानी कि 1 2 3 सभी कथन क्या सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमारी मेहनत सफल हो जाए। क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन में जो 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गृह मंत्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यपालिका है, बाकी जो ये होते हैं ये अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 13 है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, यानी कि वहां पर जो है गोरे लोग जिनकी संख्या कम थी और जो वहां पे रहने वाले बहुसंख्यक हैं वो अश्वेत थे, इन दोनों के बीच में टकराव ज्यादा होता था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या कंफ्यूज करने वाला जो ऑप्शन डी है यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन जो सटीक है जो आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं है, यानी नहीं थे। आपको बताना है कि कौन से सदस्य नहीं थे। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो जैसे नहीं रहता है तो उसको अंडरलाइन ऐसे कर लिया करिए, जिससे आंसर देने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए अम्बेडकर जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जयपाल सिंह भी जी थे और लॉर्ड कैनिंग नहीं थे। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन 14 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 को करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां का उदाहरण है। तो देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र होता है
ठीक है, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा खनन। ठीक है, ऑप्शन सी खनन क्वेश्चन नंबर 15 के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा रहा कि श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र होती है, आपको बताना है। तो श्रम बल में कौन से लोग शामिल किए जाते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर कहा गया कि जिनकी उम्र 15 साल से कम है या जिनकी उम्र जो है 60 साल से जो ऊपर है, ये क्या है, मुक्त होते हैं। बाकी जो जो 15 से या 59 की जो एज होती है, ये श्रम बल होती है, ये सारे कार्यभार ये करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 से 59 वर्ष के जो बीच के लोग होते हैं इनको श्रम बल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर कि अभिकथन कारण और दोनों को पढ़ना है। तो अभिकथन कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि भारत में निर्धनता रेखा के ऊपर के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यक ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ठीक है, कारण करा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, तो ये बिल्कुल सही कहा रहा है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभिकथन एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण क्या है, अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो आपने जब पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स का चैप्टर, तो यह जो है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग है, यानी कि किसको खाने पीने की समस्या होती है वो प्रभावित होता है, उसकी बताना आपको है। इसमें दिया है भूमिहीन है, बिल्कुल सही है। पारंपरिक दस्तकार, ये नहीं हो सकता है। निराश्रित, यानी जो किसी पर आश्रित न हो, तो यहाँ पर सही हो जाएगा पहला और तीसरा। तो पहला तीसरा किसमें ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी में हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। 20 में ध्यान से देखेंगे कि अन्नपूर्णा योजना का जो लक्षित समूह कौन सा है। तो आपको बताना है कि अन्नपूर्णा योजना का जो लक्षित समूह है वो कौन सा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि दीन वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने जो है 20 के 20 क्वेश्चन कर लिया जो ऑब्जेक्टिव टाइप था। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम करने वाले हैं खंड ख के क्वेश्चन। ठीक है, अब खंड ख के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ये आपके क्या है, लघु उत्तरी के प्रश्न है। ठीक है, ये लघु उत्तरी के प्रश्न है। ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए क्योंकि इसके आंसर हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे कि इन सारे क्वेश्चन को लिखने में कितना समय लग गया, यानी कि हमारा एक बहुत टाइम लग गया इसमें लिखने में, आंसर को ढूंढने में। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से सारे क्वेश्चन है। अति लघु उत्तरी करते हैं, फिर लघु उत्तरी क्वेश्चन को करेंगे हम, और फिर यहाँ पर जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को करेंगे, और फिर इसके बाद में इसी वीडियो में हम केस आधारित क्वेश्चन को भी करेंगे, और इसी के साथ हम करेंगे लास्ट में मैप के क्वेश्चन। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन को टाइप करना पड़ा, जिसके लिए समय लगा, क्योंकि देखिए बता देने से ये कंप्लीट नहीं हो सकता था, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो जिसके लिए हमें टाइप करना पड़ा सारे क्वेश्चन को, उसके आंसर को। ठीक है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो हमने मेहनत किया है आपके लिए वो मेहनत हमारी सफल हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट के जो है सैम्पल पेपर के आंसर कराने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर खंड ख के क्वेश्चन को हम करते हैं, जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हम खंड ख अति लघु उत्तरी प्रश्न को करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर है प्यारे बच्चों की, प्रेस से सेंसरशिप हटने के उपरांत फ्रांसीसी समाज में क्या परिवर्तन हुए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, उत्तर यहाँ पे देखेंगे कि प्रेस से सेंसरशिप, सॉरी यहाँ पर हटना लिखना चाहिए, फटना हो गया, इसको देख लेंगे आप। ठीक है, ये हटना कर लेंगे यहाँ पर।
तो यहाँ पर फिर से आंसर देखेंगे आप यहाँ पर कि प्रेस से सेंसरशिप हटने के बाद फ्रांसीसी समाज में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सेंसरशिप हटाने से प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला और जनता को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिली। यहाँ पर लिख लेंगे हटने, ठीक है। सेंसरशिप हटने से प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला और जनता को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिली, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 22 को देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न 22 है, 22 में कहा है कि भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर है भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं। तो इसके आंसर देखेंगे कि भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक होती है, जिसमें तापमान जो उच्च होता है यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लू और गर्म हवाएं चलती हैं और माने कि बारिश भी कम होती है, यानी कि बारिश कम होती है। यह मौसम जल संकट और सूखा जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। सूखा लिख लेंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद अथवा वाले क्वेश्चन दिया है ख कि भारत में मानसून के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर इसका है कि भारत में मानसून जून के मध्य में प्रवेश करता है, जिससे भारी वर्षा होती है। यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फसलें उगाने के लिए आवश्यक पानी प्रदान करता है। मानसून का आगमन तापमान में कमी और मौसम में ताजगी लाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने कर लिया 22 के क्वेश्चन। अब 23 क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, वर्णन कीजिए, ठीक है। किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, वर्णन कीजिए। तो इसके आंसर हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह देश के शासन का ढांचा तय करता है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है और सरकार की शक्तियों का सीमांकन करता है, जिससे न्याय और शांति बनाए रखी जा सके। तो चाहे इन सारे जो कॉमा दिया हुआ इनको आप वन लाइनर में लिख सकते हैं, पैराग्राफ में, ठीक है। तो चाहे जितने कॉमा इनको क्या है लाइन बाय लाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 24 है, यहाँ पर देखेंगे 24 क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। इसके उत्तर है कि भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों में शिक्षा की कमी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, असमान वितरण और कृषि पर निर्भरता शामिल है। ये कारक आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं और गरीबी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 24 क्वेश्चन के आंसर हो गए आपको। अब यहाँ पर हम अगले जो है टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी खंड ग लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 25 नंबर से शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि 25 में, निर्धनता असुरक्षित समूहों को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ पर कर्ता लिख देंगे आप, कैसे प्रभावित करता है, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर जब देखेंगे आप, निर्धनता असुरक्षित समूह को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रखती है। यानी कि जब गरीबी में लोग रहेंगे तो इन सारी सुविधाओं से वंचित रहेंगे। इससे इन समूहों में जीवन स्तर कम होता है, अपराधों का शिकार होने का जोखिम बढ़ता है और वे समाज में समावेशी अवसरों से दूर रहते हैं। यानी कि देखिए, जो लोग गरीब होते हैं तो वो इन सारी सुविधाओं से क्या है वंचित हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या है उनका जो जीवन स्तर कम हो जाता है और वह क्या है गलत तरीकों में शामिल हो जाते हैं। 26 क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है, ठीक है। आंसर देखते हैं कि हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान माना जाता है क्योंकि यह देश की जलवायु को नियंत्रित करता है, नदियों के स्रोत प्रदान करता है, बाढ़ और सूखा से रक्षा करता है, जैविक विविधता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 27 क्वेश्चन को करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों के कुछ सामान्य लक्षण लिखे, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के आपको क्या विशेषताएं बताना है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकारों के सामान्य लक्षण कोई भी आप
आंसर लिख लेंगे, यानी कि जितने नंबर के क्वेश्चन है ये 3 नंबर के, तो 3 पॉइंट में आप लिख सकते हैं। पहला है सार्वभौमिक मताधिकार, सभी को यानी कि वोट देने का अधिकार, चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकारों की रक्षा, बहुमत के निर्णय का सम्मान, सरकार की पारदर्शिता पारदर्शिता शामिल। यहाँ पारदर्शिता लिख लेंगे आप, ठीक है, सरकार की पारदर्शिता शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन 28 को देखते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, कि यदि आप विद्यालय के नियम निर्माण समिति के सदस्य होते तो विद्यालय के लिए कौन कौन से नियम सुनिश्चित करते, किन्हीं 3 को लिखिए। यानी कि अगर आप विद्यालय निर्माण समिति के सदस्य होते हैं तो विद्यालय में कौन कौन से नियम को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, कुछ भी बना के लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। यदि मैं विद्यालय के नियम निर्माण समिति का सदस्य होता तो मैं निम्नलिखित 3 नियम सुनिश्चित करता। पहला है समय की पाबंदी, यानी कि सभी छात्रों और शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना और कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य करता, ठीक है, क्योंकि सभी समय से अगर रहेंगे तो पढ़ाई सही से हो पाएगी, ठीक है। दूसरा है कि सफाई और अनुशासन, विद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाए रखना और छात्रों को अनुशासन में रहकर व्यवहार करने की प्रेरणा देना। आगे है कि समानता और आदर, सभी छात्रों और कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करना और भेदभाव से बचना, ठीक है। कुछ और भी अन्य होगा तो आप ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं, 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से कोई एक करना है, क और ख। तो यहाँ पर क को देखते हैं कि फरवरी क्रांति के कारण घटनाओं और प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं करना आपको है। तो आंसर देखेंगे इसके उत्तर में, फरवरी क्रांति जो है 1917 में हुई थी, रूस में उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण घटना और प्रभाव निम्नलिखित यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कारण को देखते हैं, पहला कारण क्यों हुआ था ये, कि निरंतर युद्ध, आर्थिक संकट और नागरिकों की बढ़ती असंतोष, जार निकोलस द्वितीय की तानाशाही सरकार और भ्रष्टाचार, ठीक है। घटना क्या होती, घटना में लिखेंगे आप कि फरवरी 1917 में सेंट पीटर्सबर्ग में मजदूरों और सैनिकों का विद्रोह हुआ, और जार निकोलस द्वितीय का सिंहासन छोड़ना और अस्थायी सरकार का गठन, ठीक है। प्रभाव क्या पड़ा इसका, कि रूस में राजतंत्र का अंत हो गया और अस्थायी सरकार का निर्माण हुआ। आगे क्या हुआ, अक्टूबर क्रांति 1917 में जो हुई थी, इसके लिए क्या मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसके बाद बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली, ठीक है। ये थी फरवरी क्रांति, और आगे है अक्टूबर क्रांति। अब ये अथवा क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक करना है। अक्टूबर क्रांति के कारण, घटनाओं और प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अक्टूबर क्रांति जो 1917 में हुई थी, रूस में बोल्शेविकों द्वारा की गई एक क्रांति थी, जिसके कारण घटनाएं और प्रभाव निम्नलिखित हैं। इसके कारण देखेंगे कि अस्थायी सरकार के असफल प्रयास हुए, जिनसे जनता का विश्वास टूट गया। बोल्शेविकों का सशक्त नेतृत्व और उसके वादे, जैसे शांति, भूमि और रोटी, ठीक है। घटना क्या हुई थी कि 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने सेंट पीटर्सबर्ग में सरकार के प्रमुख स्थलों पर आक्रमण किया और अस्थायी सरकार को अपदस्थ कर दिया गया और व्लादिमीर लेनिन ने सत्ता संभाली। इसका प्रभाव क्या हुआ, रूस में साम्यवादी शासन की शुरुआत हुई और सोवियत संघ का निर्माण। आगे पूंजीवाद के बजाय समाजवाद की स्थापना और निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 29 क्वेश्चन कर लिया, अब लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं, दीर्घ उत्तरी के प्रश्न है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से कोई एक कर लेना आपको है। प्रश्न 30 का ए, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान है, पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्थान है, इसे निम्नलिखित कारणों से पुष्ट किया जा सकता है। पहला क्या है कि संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पुष्टि की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके कार्यों में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वे केवल कानून के आधार पर ही निर्णय लेती है, ठीक है। दूसरा है सुरक्षा और कार्यकाल, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल के दौरान
सुरक्षा प्राप्त है, यानी उन्हें बिना उचित कारण के पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि निर्णय की स्वतंत्रता। न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की पूरी आज़ादी है। सरकार या अन्य कोई संस्था उनके फैसलों पर दबाव नहीं डाल सकती है। आगे क्या है, न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका के पास विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार है, जिससे वे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी निर्णय संविधान के अनुरूप हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विशेषता दी गई है, आप चाहे 1-2 और लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन को करते हैं, अथवा वाले जो बी है। क्वेश्चन है कि राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। अस्थायी कार्यपालिका की अपेक्षा राजनीतिक कार्यपालिका के पास अधिक शक्तियां क्यों हैं। ठीक है, उत्तर देखते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका क्या है। तो यह कार्यपालिका सरकार के शीर्ष पदों पर बैठने वाले नेताओं, जैसे जो चुन कर आते हैं इलेक्शन के द्वारा, वो राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं, यह द्वारा बनाई जाती है, जिन्हें चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। ये सरकार के नीतिगत निर्णय लेते हैं और नीति दिशा निर्धारित करते हैं। ठीक है, दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। यह कार्यपालिका अस्थायी और पेशेवर अधिकारियों का समूह है, जो बिना चुनाव के नियुक्त होते हैं और सरकारी कार्यों का संचालन करते हैं। ये लोग प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे आईएएस अधिकारी होते हैं, पुलिस हो गए, या सरकारी कोई भी कर्मचारी होता है। ये अस्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं, जो लगभग जो एज होती है 60 साल तक कार्य करते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि राजनीतिक कार्यपालिका के पास अधिक शक्तियां क्यों हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के पास अधिक शक्तियां होती हैं क्योंकि ये सरकार की नीतिगत दिशा तय करती है और निर्णय लेने का अधिकार रखती है, जबकि अस्थायी कार्यपालिका इन नीतियों को कार्यान्वित करने में सहायक होती है। दूसरा है कि राजनीतिक कार्यपालिका चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनका जनता से सीधा संपर्क होता है और उनके पास सरकार की नीतियों और निर्णय को आकार देने की शक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन को बड़ा नहीं करना है हमें। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। ठीक है, 31 में भी 2 क्वेश्चन दिया है, ए और बी। तो ए को देखते हैं बच्चों कि यदि आप नाज़ी जर्मनी में महिला होते तो आपको कौन कौन सी भूमिका निभानी पड़ती। इसके लिए आपको नाज़ी समाज में महिलाओं की दशा के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन के आंसर आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कि यदि मैं नाज़ी जर्मनी में महिला होती तो मुझे निम्नलिखित भूमिकाएं निभानी पड़ती। इसके लिए आपको वे सारे पॉइंट को लिखना पड़ेगा जो नाज़ी समाज में महिलाओं के साथ होता था। ठीक है, तो पहला इसमें लिख सकते हैं, चाहे हेडिंग में लिखिए या पैराग्राफ में लिख लीजिए। परिवार और घरेलू भूमिका, यानी कि महिलाओं की परिवार में और घरेलू भूमिकाएं क्या थी। महिलाओं को पत्नियों और माताओं होने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनका कर्तव्य अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना था। आपको पता है ना कि जो महिलाएं शुद्ध नस्ल के बच्चों को जन्म देती थी उसको पुरस्कार मिलता था, जो अश्वेत यानी कि बुरे नस्ल के बच्चों को पैदा करती थी उनको दंड भी दिया जाता था। आगे है प्रजनन और परिवार वृद्धि। नाज़ी शासन ने महिलाओं को बड़ी संख्या में बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि जर्मन नस्ल को बढ़ावा दिया जा सके। विशेष रूप से आदर्श जर्मन परिवार बनाने के लिए योजनाएं बनाई गई। ठीक है, आगे क्या है, कार्यस्थल पर भूमिका। नाज़ी समाज में महिलाओं को मुख्य रूप से सीमित प्रकार के कार्यों में शामिल किया जाता था, जैसे चिकित्सा सेवाएं। आगे देखिए कि प्रचार से संबंधित महिलाओं की क्या भूमिकाएं थी। कुछ महिलाओं को नाज़ी विचारधारा का प्रचार करने के लिए संगठनों में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे स्वास्थ्य और फिटनेस। महिलाओं को शारीरिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता था ताकि वे मातृत्व के लिए तैयार हो सके। इसके अलावा नस्लीय स्वच्छता और आर्य नस्ल की श्रेष्ठता को बढ़ावा दिया जाता था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी इसे करते रहिएगा, जिससे जो मेहनत किया गया आपके लिए वो सफल हो जाए। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन, जो अथवा वाले क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बी पार्ट।
यदि आप नाज़ी शासनकाल के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होते तो आप अपने विद्यालय में किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको वे सारी चीज़ पता होना चाहिए कि जो एक नाज़ी समाज में यहूदियों के साथ होता था, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उत्तर, यदि मैं नाज़ी शासनकाल के दौरान एक यहूदी विद्यार्थी होता तो मुझे विद्यालय में निम्नलिखित प्रकार के भेदभाव का सामना करना पड़ता। पहले क्या है, आपके लिए प्रवेश पर प्रतिबंध होते हैं, यानी कि यहूदियों को विद्यालय में दाखिला लेने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता था या उन्हें विशेष विद्यालय में भी भेजा जा सकता था जहां केवल यहूदी विद्यार्थी होते थे। यानी उनके लिए क्या है, प्रवेश पर प्रतिबंध होता या उनके लिए जो स्पेशल कॉलेज बनाया जाता था वहां पर भेजा जाता। अगला है कि भेदभावपूर्ण पाठ्यक्रम, यानी कि यहूदियों के लिए जो सिलेबस है पाठ्यक्रम में विशेष रूप से नाजी विचारधारा का प्रचार किया जाता था। उन्हें यह बताया जाता था कि वे निचली नस्ल से आते हैं और नाजी शासन की उत्तम नस्ली शिक्षा से अलग रखा जाता था। ठीक है, आगे है कि शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, यानी यहूदी विद्यार्थियों को अन्य छात्रों द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। ठीक है, आगे है सामाजिक अलगाव, यहूदी विद्यार्थियों को नाजी शासन द्वारा प्रायोजित सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता, जहां उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग रखा जाता था। ठीक है, तो आगे हम करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 32 में ए को देखते हैं। ठीक है, इसके भी दो क्वेश्चन है, तो एक को करते हैं कि भारत के संदर्भ में बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए एवं भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला उत्तर में लिखेंगे बेरोजगारी। तो बेरोजगारी वह दशा या वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है, उसे कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के 3 प्रकार दिया गया है, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगारी। तो यहाँ पे लिखेंगे मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो किसी विशेष मौसम या समय के दौरान होती है, जब किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में काम की मांग घट जाती है। यह बेरोजगारी उन कार्यों से जुड़ी होती है जो केवल साल के कुछ ही निश्चित महीनों में ही उपलब्ध होती है। जैसे मान लीजिए कोई अगर कोल्ड ड्रिंक में कंपनी में काम करता होगा तो ठंड के टाइम में थोड़ा सा काम मंदा हो जाता होगा। ठीक है, तो कुछ जो वर्कर को छुट्टी दे कर दिया जाता है। ठीक है, आगे छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह बेरोजगारी का एक प्रकार है जहां काम करने वाले लोग वास्तव में जरूरत से ज़्यादा होते हैं। इसे क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी आमतौर पर असंगठित क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्य में लगे रहना, यानी कि जहाँ पर 2 व्यक्तियों की जरूरत है वहाँ पर 5 व्यक्ति लगे हुए हैं, तो जो अतिरिक्त व्यक्ति हैं वो छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत कहलाएंगे। ठीक है, आगे शिक्षित बेरोजगारी, उस स्थिति को कहा जाता है जब शिक्षित व्यक्ति जिनके पास डिग्रियां या योग्यताएं होती हैं फिर भी उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उनको हम शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत लाते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की बेरोजगारी की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अथवा वाले क्वेश्चन को करेंगे बी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, उत्तर करते हैं बच्चों कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, सबके एक एक आंसर को करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में देखेंगे यह क्षेत्र कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, कृषि है, खनन है, मछली पालन, ये इत्यादि शामिल होते हैं। सेकेंड है द्वितीय क्षेत्रक, इस क्षेत्र में कच्चे माल को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, यानी निर्माण और उद्योग संबंधी गतिविधियां होती हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। थर्ड है तृतीय क्षेत्रक, यह क्षेत्र सेवाओं से संबंधित होता है, जैसे व्यापार, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं 33 क्वेश्चन। इसमें भी 2 ऑप्शन है, ए और बी। ठीक है, ए है
भारत में मानसून एकता का परिचायक है, यानी कि भारत में जो मानसून है वह एकता का परिचायक है। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर देखते हैं कि भारत में मानसून एकता का परिचायक है। यह कथन भारत के विविध सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक परिवेश में मानसून के महत्व को दर्शाता है। इसका मूल्यांकन विभिन्न पहलुओं पर आधारित किया जा सकता है। तो पहला है कि भौगोलिक एकता के आधार पर देखते हैं। भारत में मानसून का असर पूरे देश पर होता है, भले ही उसका प्रभाव विविध क्षेत्र में भिन्न हो। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में मानसून की वर्षा का समय और यहाँ पर मात्रा लिख लेंगे, ठीक है। इस वर्षा का समय और मात्रा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी क्षेत्रों में मानसून की उपस्थिति हर साल एक समान होती है, ठीक है। कृषि पर आर्थिक एकता में देखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मानसून का कृषि पर गहरा असर पड़ता है। देश के अधिकतर किसान मानसून के मौसम पर निर्भर होते हैं, क्योंकि सही समय पर वर्षा होने से फसलों की पैदावार बेहतर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं सांस्कृतिक एकता कि मानसून का मौसम भारतीय संस्कृति में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विभिन्न राज्य और समुदाय अपने पारंपरिक त्योहार जैसे ओणम हो गया, ये केरल में मनाया जाता है। तीज है, राजस्थान और उत्तर भारत में मनाया जाता है। और गाने के त्योहार को मानसून के आगमन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। आगे है सामाजिक और राजनीतिक एकता। मानसून का मौसम सभी भारतीयों के जीवन में समान रूप से प्रवेश करता है, जिससे यह एक सामाजिक और राजनीतिक एकता का भी प्रतीक बनता है। किसान, मजदूर, व्यापारी और शहरी लोग सभी मानसून से प्रभावित होते हैं और यह पूरे देश के समाज को एक साझा अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। अगला है सामाजिक समावेशिता। मानसून के दौरान चाहे कोई भी सामाजिक वर्ग हो, यह सभी को समान रूप से प्रभावित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अथवा वाले क्वेश्चन को करते हैं बी, यानी कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक संक्षिप्त नोट्स लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इस पे स्टार जरूर बना लीजिए। ये आने की पूरी संभावना है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक संक्षिप्त नोट्स लिखिए, ठीक है। तो उत्तर है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो कई कारक हैं। अक्षांश पहला है कि विषुवत यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश होता है से दूरी होने पर जलवायु ठंडी होती चली जाती है, ठीक है। ऊंचाई है, ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी होती जाती है। समुद्र से दूरी, समुद्र तट से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु होती है। महासागरीय धाराएं, गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी जलवायु के कारण जलवायु विषम होती है। आगे है वायुदाब। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने अतिलघुत्री क्वेश्चन को कर लिया। अब हम खंड अंग्य में करते हैं केस आधारित प्रश्न, यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और सीधे इस क्वेश्चन को हम आंसर को कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर 35 नंबर के जो क्वेश्चन है, इसके भी पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे बच्चों, और सीधे इसके आंसर को हम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ फिर 36 नंबर के जो क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे आप। इसके बाद हम इसके सीधे आंसर को हम करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम केस आधारित प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया था कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट में से मैं पूछा था कि रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम किसने शुरू किया, तो इसका आंसर है स्टालिन किया था, ठीक है। दूसरा था कि कोल खोज क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सामूहिक खेतों को कोल खोज कहा जाता था। तीसरा क्वेश्चन है कि रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम किस प्रकार लागू किया गया, इसका उत्तर है कि स्टालिन ने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी जिसको कोल खोज कहते हैं
में काम करने के लिए बाध्य किया गया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कुल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। ठीक है, अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो अनुच्छेद को आपने पढ़ लिया होगा, अब इसके क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य का नाम बताइए, तो ये राजस्थान है। और सबसे कम की बात की जाए तो गोवा हो गया। ठीक है, दूसरा है जनगणना क्या है। तो जनगणना देखिए कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कोई दो कारण बताइए। तो इसका आंसर देखते हैं कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण, पहला है भौतिक कारक। यहाँ पर्वत है, पठार है, पठार बहुत ठंडा तथा बहुत गर्म भाग विरल आबादी वाले हैं, जबकि उपजाऊ मृदा के जो मैदान अधिक घने बसे हैं। सांस्कृतिक कारक में देखेंगे आप तो धार्मिक स्थान तथा तीर्थ स्थान जो है अधिक घने बसे हैं, लोग वहां पर ज्यादा हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे जो मानवीय कारक में आप देखेंगे यहाँ पर कि मानवीय कारक में व्यवसाय आदि भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, यानी कि जहाँ व्यवसाय वाले स्थान है वहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अनुच्छेद को आपने पढ़ लिया होगा, इसके आंसर को देखते हैं कि उस सहकारी समिति का नाम बताइए जो श्वेत क्रांति से जुड़ी है। तो उसका नाम है अमूल। 36 का 2 है कि दिल्ली में कार्यरत किसी एक सहकारी समिति का नाम बताइए। तो ये मदर डेयरी है, ये पैराग्राफ में दिया है। 36 के 3 है कि भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियां किस प्रकार सहायक हैं। उत्तर लिखेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा सूचित करने में सहकारी, तो यहां पर इसको सही कर लेंगे, ये सुनिश्चित कर लेंगे आप। ठीक है, लिख लेंगे आप सुनिश्चित। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहकारी समितियां की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सस्ते सामान प्रदान करके उचित मूल्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करके स्थानीय किसानों का समर्थन करके और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया। अब खंड च के क्वेश्चन है कि मैप आधारित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कहा गया है कि दो क्वेश्चन आपके ए और बी में है, एक वर्ल्ड के मैप में, एक इंडिया का मैप में है। तो पहला कि फ्रांस के राजनीतिक मानचित्र में ए और बी, फ्रांस के राजनीतिक मानचित्र में ए और बी दो लक्षण अंकित किए गए हैं। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसकी सही नाम मानचित्र पर लिखे गए रेखाओं पर लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये फ्रांस का मानचित्र नहीं है, ये विश्व के मानचित्र है। तो यहाँ पर देख लिए बहुत सारे मिस्टेक यहाँ पर किया गया है। ये विश्व के मानचित्र है, दो देशों को भरना है, एक मित्र शक्ति, एक धुरी शक्ति। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि भारत के इसी राजनीतिक मानचित्र में, ठीक है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में आपको उड़ीसा दिखाना है, मालवा का पठार, सांभर झील, और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य को दिखाना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना, ये उनको करना है जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे बच्चे इनको कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखा जाएगा कि जो कि मैप जो ये वर्ल्ड का मैप दिया है, बस इसी में आपको फिल करना है, भारत का मैप यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस आंसर को करते हैं दोनों के। तो यहाँ पर देखिए हम 37 के ए में करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि देखो ए में फिल करना था, यहाँ पर इंग्लैंड आपको कर दीजिएगा, और यहाँ पर बी में करना है जर्मनी। ठीक है, ये इंग्लैंड और जर्मनी आपको फिल करना है मैप में। अब बी वाले पार्ट में देखते हैं, बी वाले पार्ट में आपको सांभर झील फिल करना था, तो ये सांभर झील यहाँ पर कर लेंगे राजस्थान में। फिर आपसे पूछा गया था कि किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वह बिहार राज्य में है, तो ये बिहार राज्य में है, इसको आप फिल कर लेंगे। ठीक है, फिर उड़ीसा राज्य को भरना था, तो ये उड़ीसा है राज्य, इसको फिल कर लीजिएगा। इसके बाद मालवा का पठार आपको फिल करना था, तो ये एरिया जो होता है ये पूरा ये मालवा का पठार है। अगर आपसे दक्कन का पठार पूछा जाए तो ये नीचे का जो एरिया दक्कन का पठार आ जाएगा, लेकिन आपको मालवा का पठार फिल करना, तो ये हो गया आपका लिए। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सारे सैम्पल पेपर के आंसर को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।